हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे जो आरआरबी टेक्नीशियन का होगा या आरआरबी एएलपी का होगा, ये सभी एग्ज़ाम के लिए आपको इम्पोर्टेंट होगा। जो कि पिछले एग्ज़ाम में आरआरसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे हुए जितने क्वेश्चन जो हैं 2022 में आरआरसी एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन को हम एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आए हैं। तो देखिए, आप जो है इसको अगर जिस तरह से पढ़ते हैं तो रेलवे का एक ट्रेंड है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए ही एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन देखने की संभावना होती है। और देखिए, ये सभी जो क्वेश्चन है आपका बूस्टअप की काम करेगा कि जिस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, पूछा जाएगा एग्जाम में, कि आप डायरेक्ट इसको टिक करके आ सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संघीय मतदान प्रणाली किसके अंतर्गत आता है। तो देखिए, संघीय मतदान प्रणाली कब की बात किया गया है कि जब आप किसी को वोट देते हैं या कभी आप वोट देते हैं तो किसके अंतर्गत आता है। तो देखिए, ये संवैधानिक अधिकार है कि आप उसको वोट दे सकते हैं। आगे बात करते हैं, आम वर्षा कब होती है। तो देखिए, आम वर्षा की बात करते हैं कि आम वर्षा कब होती है। तो देखिए, आम का सीजन कब होता है तो गर्मी के सीजन में होता है। तो आम वर्षा कब हो जाएगी, ग्रीष्म ऋतु की बात करता है यहाँ पे। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबा सोहन सिंह भकना, क्या है, बाबा साहेब नहीं है, बाबा सोहन सिंह भकना किस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। तो देखिए, बाबा सोहन सिंह भकना जो थे एक गदर पार्टी के अध्यक्ष थे। और गदर पार्टी का गठन कब किया गया था, 1913 में। आपको बता दें, गदर पार्टी का गठन किया गया था। और देखिए, इससे छोटा डेट भी रेलवे पूछा जा रहा है। रेलवे जो है आजकल सबसे छोटा डेट भी आपको देखने को मिल रहा है कि छोटा छोटा डेट भी पूछ रहा है। तो देखिए, कभी कभी आपको देगा कि 15 जुलाई 1913 हो जाएगा, या कभी कभी आपको देगा 1 नवंबर 1913 हो जाएगा। जब इसका नाम चेंज कर दिया गया था, गदर पार्टी किया गया था, तो उस टाइम था 1 नवंबर 1913 हो जाएगा। और वही अगर बात करते हैं गदर पार्टी का गठन होगा तो 15 जुलाई 1913 हो जाएगा। कि दोनों में से कोई भी आपको एक डेट दे सकता है। ऐसे ज़्यादा मैक्सिमम डेट संभावना हो सकता है कि आपका 1913 ही एग्जाम में देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो देखिए, भारतीय संविधान लागू की बात किया गया है तो ये 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान लागू हुआ है। आगे बात करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के देखे होंगे C+O2 क्या बनाएगा तो CO2 बनाएगा। तो देखिए, अगर बात किया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित क्यों करते हैं, तो इसे क्यों करते हैं तो इसके जो द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान के संरक्षण के लिए हम इसको संतुलित करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं कार्बन 1 है तो इधर भी कार्बन 1 हो जाएगा, इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये संतुलित अभिक्रिया है। तो क्यों संतुलित करते हैं तो द्रव्यमान को संरक्षण के लिए हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। आगे बात करते हैं, विद्युत ऊर्जा की आवश्यक इकाई क्या होती है। तो देखिए, विद्युत ऊर्जा की बात किया गया है। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई पूछा गया है, आवश्यक नहीं, व्यावसायिक इकाई पूछा जाता है। तो विद्युत ऊर्जा के किलोवाट घंटा जो होता है विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई होता है, जो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। आगे बात करते हैं, कौन सा जानवर का लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। तो देखिए, कौन सा जानवर का लिंग जो होता है, इसमें ऑप्शन में दिया होगा और सारा जानवर का नाम दिया गया होगा, लेकिन आपको बता दें कि कौन सा जानवर जो है जिसका लिंग जो है आनुवंशिक रूप से, मतलब कि उसका लिंग जो होता है माता पिता के द्वारा नहीं निर्धारित किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग में होता है कि हम लोग में लिंग जो है पिता के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसी तरह से इसमें बात करते हैं कि कौन सा जानवर का जो है लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, घोंघा का जो होता है, घोंघा का इसका लिंग जो है आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। आगे बात करते हैं, फ्लेमिंग दाएं हाथ का नियम का उपयोग किसके दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, अगर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम की बात किया गया है, तो ये क्या बोलता है, किसके दिशा के लिए। तो देखिए, चालक में प्रेरित धारा की दिशा की बात किया गया है कि धारा की दिशा ज्ञात किया जाता है। आगे बात करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसमें किया जाता है। तो देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2 जो होता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। तो देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या है, कीटनाशक को भगाने में। उसके बाद आप बता दें, ऑक्सीकारक के रूप में यूज किया जाता है। कपड़े में विरंजक के रूप में किया जाता है। पानी में कीटनाशक है उसको हटाने के लिए किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग यहाँ पे इतना में होता है। और रेलवे के फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि हर शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं, कौन सा गर्भ निरोधक गर्भाशय के भीतर
शुक्राणु के फैगोसाइटोसिस बढ़ाता है। तो देखिए एक क्वेश्चन जो होता है, इस तरह के क्वेश्चन जो होता है, एक दवा के रूप में, दवा के टाइप का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि जैसे एसपीए को कोई दवा का नाम दे देगा कि इस दवा का कहाँ उपयोग किया जाता है, और आपको बता दें गर्भ निरोधक से ऐसे ऐसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो जो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, आप उसको पूरी तरह से रट्टा मार जाइए। तो क्या बोला गया है, कौन सा गर्भ निरोधक गर्भाशय के भीतर शुक्राणु के फैगोसाइटिस बढ़ाता है। तो देखिए आईयूडी दवा का नाम है, इंटरइक्वेट डिवाइस जो है इसका नाम रखा गया है। आगे बात करते हैं, नेफ्रॉन में कौन सा पदार्थ पुनः अवशोषित होते हैं। तो देखिए नेफ्रॉन क्या हो गया, नेफ्रॉन जो हो जाएगा, किडनी के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, किडनी के अध्ययन को हम नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। तो देखिए नेफ्रॉन हो जाएगा। और किडनी एक प्रकार का क्या है, उत्सर्जन तंत्र भी किडनी होता है। तो देखिए किसका जो है पुनः अवशोषित करने की बात किया गया है। तो देखिए किडनी के द्वारा जो है ग्लूकोज अवशोषित हो जाएगा, अमीनो एसिड अवशोषित हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो गया। उसके बाद आवश्यक लवण जो होता है वो नेफ्रॉन के द्वारा अवशोषित होता है। नेफ्रॉन कहने का मतलब कि किडनी के द्वारा। आगे बात करते हैं, कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है। देखिए क्या दिया गया है, कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है। तो देखिए एक होता है ब्लड का होता है, एक WBC होता है, एक होता है RBC। तो WBC जो होता है अपना आकार को बदलते रहता है। आगे बात करते हैं, तापीय प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो देखिए तापीय प्रतिरोध जो होता है चालक पदार्थ के प्रकृति पर और चालक के ताप पर भी निर्भर करता है। तो देखिए तापीय प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R बराबर रो इंटू L/A के फॉर्मूला होता है। तो इसका जो है टेम्परेचर पर भी प्रभाव पड़ता है और चालक के ताप पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, गार्ड सेल में कौन सी प्रक्रिया होती है। तो देखिए गार्ड सेल बोला गया है, गार्ड सेल में कौन सी प्रक्रिया होती है। तो देखिए रंध्र को खोलकर बंद करके बाष्पोत्सर्जन की दर को नियंत्रित कर सकती है। कौन सा, तो गार्ड सेल जो है, गार्ड सेल का काम है रंध्र को खोलकर और बंद करके बाष्पोत्सर्जन की दर को नियंत्रित करते हैं। किसके द्वारा, तो गार्ड सेल के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर किरण दर्पण की ओर अभिलंब पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण क्या हो जाएगा। तो देखिए एक मान लेते हैं एक हमारा दर्पण है। तो क्या बोला गया, दर्पण को अगर अभिलंब की ओर बात किया गया है, दर्पण को क्या बोला गया, अगर किरण दर्पण को अभिलंब की ओर, तो देखिए एक अभिलंब हो गया और अभिलंब की ओर ही आपतित होती है, इसी के तरह ही आपतित होती है, इसी के टाइप में ही आपतित होती है। तो कौन सा डिग्री हो जाएगा, तो 0 डिग्री यहाँ पे बन जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, 0 डिग्री हो जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र पानी का रंग किस प्रकाशीय घटना के कारण दिखाई देता है। क्या बोला गया है, समुद्र पानी का रंग किस प्रकाशीय घटना के कारण दिखाई देता है। तो देखिए किस प्रकाशीय घटना हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसके प्रयास से 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था। तो देखिए क्या बोला गया, किसके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था। तो देखिए किसके प्रयासों, अगर प्रयास की बात करेंगे हम तो राजा राम मोहन राय यहाँ पे आंसर होना चाहिए। और किया गया था किनके द्वारा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किसके प्रयास से 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था। तो देखिए अगर प्रयास की अगर बात किया जाएगा तो वहाँ पे राजा राम मोहन राय आ जाएगा। लेकिन राजा राम मोहन राय अगर ऑप्शन में नहीं है तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भी आप लगा सकते हैं। और सती प्रथा का अंत कब किया गया था, 1829 में किया गया था। ये सबको डेट जो है आप याद करके रखिए। आगे बात करते हैं, 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं शामिल है। तो देखिए भारत के संविधान में कितने अनुसूची हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। तो 12 अनुसूचियां में जो 8वीं अनुसूची जो है उसमें 22 भाषाओं शामिल किया गया है और 22 भाषा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मैंग्रोव वन भारत में कहाँ पाया जाता है। तो देखिए मैंग्रोव वन की बात किया गया, मैंग्रोव वन भारत में कहाँ पाया जाता है। तो देखिए मैंग्रोव वन कहाँ में पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल जो वो वाले सेक्टर है, पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल जहाँ पे गंगा डेल्टा बनाती है वो मैंग्रोव वन के अंतर्गत आती है। जैसे कि सुंदरबन हो गया, मैंग्रोव वन के अंतर्गत आती है। और आपको मैंग्रोव वन आपको देखने को मिलेगा, आपको पांडिया में मिल जाएगा, आपको अंडमान निकोबार में भी मैंग्रोव वन देखने को मिल जाएगा, कच्छ के रण गुजरात में भी आपको मैंग्रोव वन देखने को मिल जाएगा, अभी उड़ीसा में भी आपको मैंग्रोव वन देखने को मिल जाएगा। लेकिन भारत में अगर सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन की बात करें तो पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। तो देखिए क्या बोलेगा, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रसारित किया जाता है, तो IMF जो है, IMF के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आगे बोलते हैं,
पंचायतों का गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? तो देखिए पंचायतों का गठन जो हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1993 के अंतर्गत जो हुआ था। कब? 24 अप्रैल 1993 को हुआ था। 24 अप्रैल 1993 को हुआ था। और वही आपको बता दें कि पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए छोटा छोटा डेट पूछा गया है। आप छोटा छोटा डेट को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये रेलवे जो है आज का इसका ट्रेंड हो गया है कि छोटा छोटा डेट देखने को मिल रहा है, तो छोटा डेट आपको याद करना ही पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो देखिए इस्लाम धर्म के संस्थापक की बात करते हैं तो हजरत मोहम्मद शाह जो हो जाएंगे इस्लाम धर्म के संस्थापक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेटीएम मनी ने भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर पेश किया है, उसका नाम क्या रखा गया? तो देखिए कौन बोला है? पेटीएम मनी। ये जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है इसको आप नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा पॉप्स जो हो जाएगा, पहला मैसेंजर की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि पोंगल में किसकी पूजा की जाती है? तो देखिए पोंगल जो होता है तमिलनाडु का एक फेमस फेस्टिवल है, पोंगल है, जो कि जनवरी के महीने में मनाया जाता है। हम लोग के टाइम इधर नॉर्थ भाषी में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, वहाँ पे पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए पोंगल में किनकी पूजा होती है? तो सूर्य भगवान की पूजा होती है पोंगल में। और हमारे यहाँ बिहार में छठ पूजा में सूर्य भगवान की पूजा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिला है कि अनुच्छेद 51 में क्या है? तो देखिए अनुच्छेद 51 की बात करता है तो मौलिक कर्तव्य की बात करता है। अभी तक फंडामेंटल ड्यूटी कितना है? तो हमारा 11 जो है मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्य जो है 51वां अनुच्छेद 51A में रखा गया है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 से इसको जोड़ा गया है। आगे बात करते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सीसा में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो देखिए अगर बात करते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सीसा में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु के बारे में, तो कैल्शियम इसका आंसर हो जाएगा। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 40 होता है। अगर कैल्शियम के परमाणु संख्या 20 हो जाएगा और दरमान की बात करते हैं तो 40 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीजाणु निर्माण द्वारा जनन कौन करता है? तो देखिए बीजाणु निर्माण की बात किया गया है। बीजाणु निर्माण द्वारा जनन कौन करता है? तो मॉस एंड फर्न जो होता है बीजाणु द्वारा निर्माण जनन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? तो देखिए 1 हॉर्स बराबर 746 वाट होता है। सब तो क्वेश्चन हल्का हल्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं? देखिए अजैविक घटक की बात किया गया है तो देखिए मिट्टी एक प्रकार के अजैविक घटक है, वायु जो है अजैविक घटक है। उसके बाद आपको बता दे टेम्परेचर भी आपको अजैविक घटक हो जाएगा, चट्टान भी जो हो जाएगा अजैविक घटक हो जाएगा। तो अजैविक घटक के बारे में पूछा गया है तो वायु हो जाएगा, जल हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, ये सभी जो है अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिला है कि ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? देखिए अगर मानते हैं कभी रिएक्शन में ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाता है? तो अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में आरआरबी ग्रुप डी के बारे में बताते हैं कि हर शिफ्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना, या कभी कभी पूछ देगा कि ऑक्सीजन का जुड़ना हाइड्रोजन का हटना, तो अवकरण हो जाएगा उसका। एक क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में एग्जाम में देखने को मिला था। आगे बात करते हैं, चुंबकीय रेखा के बारे में क्या सत्य है? तो देखिए चुंबकीय रेखा के बारे में क्या सत्य होता है? तो देखिए चुंबकीय रेखा जो होती है एक प्रकार के जो होती है पैरेलल लाइन में जाती है। तो पैरेलल लाइन में जब भी चुंबकीय रेखा जो होती है एक दूसरे के पैरेलल लाइन में होती है तो कभी एक दूसरे के आपस में नहीं काटेगी। तो ऑप्शन आपका यही था कि चुंबकीय रेखा के बारे में कौन सा कथन सत्य है, और आंसर में दिया गया था। तो इसके बारे में बता दें आपको कि चुंबकीय रेखा जो होती है पैरेलल लाइन में जाती है। तो जब पैरेलल लाइन में जाती है तो पैरेलल लाइन में जाते टाइम देखिए ये भी इन्फिनिटिव चला जाएगा, ये भी इन्फिनिटिव चल जाएगा, तो दोनों एक दूसरे के कभी भी प्रतिच्छेद नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो देखिए अवतल लेंस की बात किया गया है तो अवतल लेंस में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस में अगर बात करते हैं तो हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनता है और सीधा बनता है। वही उत्तल दर्पण में जो हो जाएगा वो भी आभासी और सीधा हो जाएगा। तो ये देखिए आपको मिलेगा उत्तल दर्पण और अवतल लेंस जो होता है दोनों का प्रतिबिंब जो होता है समान बनता है। आगे बात करते हैं, पौधे ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करते हैं? तो देखिए पौधे के बारे में बताया गया कि पौधे जो है ऑक्सीजन उत्सर्जित कब करते हैं। तो एक बात तो आप जान लीजिए कि पौधे ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं दिन के टाइम में, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्सर्जित करते हैं। तो पौधे जो है ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा दिन के टाइम में उत्सर्जित करते हैं। और जो आपको बता दें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो प्रोडक्ट बनता है क्या बनता है? तो ऑक्सीजन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
मुगलों का पतन, मुगलों का पहला नियोजित शहर कौन सा था? देखिए मुगलों का पहला नियोजित शहर की बात करते हैं तब फतेहपुर सीकरी था, जिसकी निर्माण जो है अकबर द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, प्राण और दौहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए प्राण एवं दौहिक स्वतंत्रता की बात करती है तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दौहिक स्वतंत्रता की बात करती है। आगे बढ़ते हैं, तारे का टिमटिमाना क्या होता है? देखिए तारे का टिमटिमाना की मतलब क्या होता है कि तारे का टिमटिमा रहा है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो होते हैं तारे टिमटिमाते हैं। तो देखिए ये सभी क्वेश्चन पे आपको जोर देना होगा, क्योंकि हम सेशन इसीलिए लेकर के आए हैं कि ये सब क्वेश्चन पे आपको जोर देना होगा। आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो हो जाएंगे तारे का टिमटिमाना, आप जाइएगा एग्जाम टाइम में आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएगी तारे का टिमटिमाना अपवर्तन होता है कि वो परावर्तन होता है, आप जरूर इसमें कंफ्यूज कीजिएगा। तो देखिए यही सब क्वेश्चन को लेकर के छोटा छोटा क्वेश्चन को देखते हुए ये सभी बात किया गया है कि वीडियो इस तरह का लाया गया है। आगे बात करते हैं, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा होता है? तो देखिए सर्वाधिक अगर विद्युत धनात्मक तत्व की बात करते हैं तो सीजियम हो जाएगा, इसका संकेत होता है CS, और इसका जो है एटॉमिक नंबर की बात करते हो सीजियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 55 होता है। तो कुछ का एटॉमिक नंबर याद करना बहुत जरूरी हो जाता है। आगे बात करते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी बोला गया है, एक होता है मेंडलीव का आवर्त सारणी, मेंडलीव का एक होता है मोसले का। तो मोसले वाले को हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम मोसले वाले को बोलते हैं, और मेंडलीव वाले को मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। तो मोसले वाला पीरियोडिक टेबल जो है एटॉमिक नंबर पे है, और जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है एटॉमिक मास पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवशिष्ट प्रबंध में R5 का अर्थ क्या है? तो देखिए R5 का अर्थ जो होता है आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि रेलवे के हर किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इवन आपको NTPC देख लीजिए, RPF देख लीजिए, उसके बाद आप देख लीजिए ग्रुप डी देख लीजिए, तो ग्रुप डी का है ही, ALP में भी आपको देखने को ये क्वेश्चन मिलेगा ही। तो देखिए अवशिष्ट प्रबंधन R5 का अर्थ क्या होता है? रिड्यूस, रीयूज, रिप्रोज और आपका हो जाएगा रिसाइकिल। वंस अगेन देख लेते हैं, रिफ्यूज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, रीयूज हो जाएगा, रिपर्पोज हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका रिसाइकिल हो जाएगा, जो कि R5 से संबंधित है। तो R5 वाले आपको इसको देख लीजिएगा। एशियाई शेर सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए एशियाई शेर अगर सर्वाधिक पाए जाते हैं तो गुजरात के गिर वन में जो होता है, गिर वन में एशियाई शेर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो देखिए आय में परिवर्तन के कारण जो बचत होता है, परिवर्तन के कारण के अनुपात को क्या बोलते हैं? तो सीमांत बचत हम इसको बोलते हैं। साल, सागवान, शीशम किस वन के उदाहरण आते हैं? तो देखिए साल, सागवान और शीशम आप देखते होंगे कि आपके यहाँ पे जो होता है फरवरी या मार्च के मौसम में, आप देखते होंगे फरवरी या मार्च के मौसम में जो है सागवान के पेड़ से या शीशम के पेड़ से पत्ते जो होते हैं गिर जाते हैं, तो हो गया कौन सा? पर्णपाती हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत ये सब आते हैं, क्योंकि ये सभी जो हम लोग का बिहार झारखंड वाले जोन जो होते हैं वो सभी जो होते हैं बिहार झारखंड यूपी वगैरह का ये सब जोन होता है, वो कौन सा होता है? पर्णपाती वन पाए जाते हैं वहाँ पे, तो पर्णपाती पाए जाते हैं। और देखिए उष्ण भी होता है, तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र भी होता है हम लोग के यहाँ, तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत साल, सागवान, शीशम आते हैं। आगे बात करते हैं, राजा राममोहन राय ने किसकी स्थापना की? तो देखिए आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में राजा राम मोहन राय ने किया था। आगे बात करते हैं, ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए ब्लड प्रेशर के अगर इलाज के लिए अगर आप बात करते हैं तो ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए आप अश्वगंधा औषधि का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? तो देखिए क्या बोला गया है, कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, यही हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही बोला जाता है, केमिकल नेम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा हो जाएगा? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा खीरा कहाँ? भारत हो जाएगा। राजभाषा एक्ट क्या बोला गया है? राजभाषा एक्ट कब लागू हुआ था? तो देखिए राजभाषा एक्ट के बारे में बात करते हैं तो 1963 में लागू किया गया है। आगे बात करते हैं, गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से क्या बनता है? तो देखिए गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो होता है उससे क्या बन सकता है? तो गैर बायोडिग्रेडेबल बोल रहा है कि जो कि वो डिग्रेडेबल नहीं हो जाएगा, अपघटन नहीं हो जाएगा उसका, तो क्या हो जाएगा? उससे प्रदूषण आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
उत्तल लेंस आवर्धन सूत्र क्या होता है? देखिए उत्तल लेंस का जो होता है आवर्धन सूत्र क्या होता है? एम बराबर भी बाई यू जो होता है आवर्धन सूत्र होता है किसके लिए? तो उत्तल लेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो देखिए किसमें फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण में आपको फोकस दूरी धनात्मक हो जाता है और उत्तल लेंस में भी फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो देखिए उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस में जो हो जाएगा फोकस दूरी आपका क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। वही अवतल दर्पण की बात करते हैं और अवतल लेंस की बात करेंगे तो दोनों फोकस दूरी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। इसका अवतल दर्पण का जो होता है निरात्मक भी होता है और आपको कभी कभी इसको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं, गोलीय दर्पण में किरण लंबवत आपतित होती है जब वे गुजरती है कहाँ से? तो देखिए गोलीय दर्पण में किरण जब लंबवत आपतित होती है कहाँ से? जब अगर वो वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो लंबवत आपतित होती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चालक तार में जब बल की दिशा किस नियम पर ज्ञात किया जाता है? तो देखिए बल की दिशा अगर ज्ञात करने की बात किया गया है तो चालक तार में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताया गया है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में क्या बोला गया है? एक होता है एफ बी होता है, एक तो है बी हो जाता है, एक आई होता है। तो देखिए एफ जो होता है फोर्स हो जाता है, ये जो होता है चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है और आई जो हो जाता है आपका करंट हो जाता है। तो देखिए चालक तार में बल की दिशा किस नियम पर ज्ञात किया जाता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर इसको ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी चालक तार में धारा जो होता है दाएं से बाएं प्रवाहित होती है तो दाएं सिरे से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी? तो देखिए एक दिया गया है, मान लीजिए रड हो गया चालक हो गया और दाएं से बाएं प्रभावित किया गया है तो क्या होगा? दाएं से बाएं इस तरह से जा रहा है, दाएं से बाएं। तो जब दाएं से बाएं जा रहा है तो देखिए घड़ी के दिशा के अनुसार देखा गया है कि दाएं से बाएं हो गया है तो और क्या बोले प्रभावित होती है। तो दाएं सिरे से देखने पर देखिए यहाँ पे दाएं सिरे से देखिएगा तो क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज में आपका इसका डायरेक्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवतल दर्पण का आवर्धन जो होता है 0.5 है तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो जाएगी? तो देखिए अवतल दर्पण का अगर आवर्धन पूछा गया है, आवर्धन क्या होता है? m/v हो जाता है। तो m/v 0.5 पूछा गया तो 5/10 कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा हो जाएगा? वस्तु से छोटा हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, C2H6 और C3H8 में क्या संबंध है? तो देखिए C2H6 तो 4 2 6 हो जाएगा, बढ़ जाएगा, दोनों बढ़ जा रहा है। और C3H8 की बात किया गया है तो देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा? समजातीय हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वसा में पाइसीकरण में आवश्यकता है वसा के पाइसीकरण में आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो पित्त की आवश्यकता होती है। वसा में पाइसीकरण की आवश्यकता हो जाती है किसके लिए? तो पित्त की आवश्यकता हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की जगह श्वास ज़्यादा करने लगे तो क्या प्रभाव हो जाएगा? तो देखिए अगर पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण करने की जगह अगर वो श्वसन ज़्यादा करने लगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, क्योंकि देखिए पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के टाइम में ऑक्सीजन जो है उत्सर्जित करते हैं, लेकिन वही जब अगर पेड़ पौधे श्वसन करते हैं तो भी ऑक्सीजन ही लेते हैं। श्वसन के टाइम में पेड़ पौधे जो है ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? अगर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की जगह श्वसन करने लगे तो क्या प्रभाव हो जाएगा? जो श्वसन करने लगेंगे, ज़्यादा रेट में करने लगेंगे तो क्या हो जाएगा? कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। आगे बात करते हैं, सीडबी बैंक की स्थापना। तो सीडबी बैंक की स्थापना आ जाएगा 1 अप्रैल 1990 हो जाएगा सीडबी बैंक की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे में किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन होता है? तो देखिए पौधे में जो अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो स्टार्च के रूप में होता है, सेलुलोज के रूप में होता है, तो यहाँ पे स्टार्च हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो सफ़ेद रंग की पाउडर बनता है, तो ये पाउडर का नाम क्या है? तो देखिए मैग्नीशियम को अगर हवा की स्थिति में अगर आप इसको जलाइएगा तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में किए थे रामकृष्ण मिशन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक का विलय हो गया? तो देखिए पंजाब नेशनल बैंक का जो है, पंजाब नेशनल बैंक का ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो है पंजाब नेशनल का विलय हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम मारुति सुजुकी 800 कब लॉन्च हुआ? तो देखिए ये सभी क्वेश्चन जो है बनेगा भी नहीं कभी कि प्रथम मारुति सुजुकी 800 कब लॉन्च हो गया। अगर इनकेस ऐसा क्वेश्चन पूछा गया भी था तो ये क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं हो सकती, ये बन ही नहीं सकता है किसी से। लेकिन याद कर लीजिए 14 दिसंबर 1983 को जो है मारुति सुजुकी 800 लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंधन बैंक की स्थापना कब हुआ था? देखिए बंधन बैंक की स्थापना यहाँ पे 2001 दिया गया है, गलत हो जाएगा। बंधन बैंक की स्थापना जो हुआ था 2016 में हुआ है। कब हुआ है? तो बंधन बैंक की स्थापना की बात करते हैं हम, तो बंधन बैंक की स्थापना कब हुआ है? तो 2015 में जो हुआ बंधन बैंक की स्थापना हुआ है। और इसका हेड क्वार्टर की बात करते हैं तो हेड क्वार्टर इसका कहाँ है? हेड क्वार्टर इसका कलकत्ता है। बंधन बैंक की हेड क्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो कलकत्ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो देखिए भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने भाग और अनुसूचियाँ हैं? तो देखिए भारतीय संविधान में 25 भाग हो जाएंगे और 12 जो है अनुसूचियां हो जाएंगे भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम गणतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो देखिए भारत में गणतंत्रता दिवस की बात करते हैं प्रथम बार तो 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रधानमंत्री को कर्तव्य होता है कि वह संघ के मामलों में प्रशासन और कानून के प्रत्याश से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय को राष्ट्रपति सूचित करें? तो अनुच्छेद इसका कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा इसका अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी कब लागू हुआ था? तो देखिए जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था और 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11वें अनुसूची में कितने विषय है? तो 11वें अनुसूची में आपको बता दें 29 विषय शामिल किया गया है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्था कहाँ है? तो देखिए केंद्रीय भारतीय भाषा संस्था की बात करते हैं तो कहाँ में है? तो मैसूर इसका आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ कौन सा होगा? त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। राज्य प्रमुख की विधि संबंधी सलाह देने के लिए कौन सा कार्य करता है? तो देखिए राज्य प्रमुख को विधि संबंधित किसी भी कानून के बारे में सलाह देने के लिए क्या होता है? तो महाअधिवक्ता होता है। तो इसी तरह से देखिए RRC ग्रुप डी का जो है क्वेश्चन जो होता है आपको सेकेंड डे समाप्त होता है और पार्ट 2 हो गया है आपका। इसी तरह से आपको रेगुलर वाइज में आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा और ये वीडियो जो हो जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप इसको नहीं देख पाते हैं तो आपको ये 100% याद करना उस क्वेश्चन को पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए, क्योंकि अभी एग्जाम में थोड़ा टाइम है तो 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिएगा। देखने के बाद आपको पूरी तरह से कंठस्थ याद हो जाएगा। बस आप कॉन्सेंट्रेट होकर के इस वीडियो को देखना ना भूलें, देखिए और डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। थैंक यू।